जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी हमारे खास प्रोग्राम सटीक इलाज में। जी, धन्यवाद अवधेश जी। डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल तो आपसे यही रहेगा कि सर, पेट की जो बीमारियां होती हैं, चूंकि आप गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, तो सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ये सब्जेक्ट क्या है, ये विषय क्या है, और कैसे इस बीमारी में विभिन्न प्रकार की तकलीफें होती हैं, गैस कैसे बनती है, क्या प्रक्रिया है। जी, तो ये जो गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी है, जैसे अ, 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 कई सारी ब्रांचेस हैं। जैसे कार्डियोलॉजी है जो हार्ट के पेशेंट्स को देखते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट। न्यूरोलॉजिस्ट है जो दिमाग के पेशेंट्स को देखते हैं। उसी तरीके से मेडिसिन की एक ब्रांच है गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी। इसमें पेट और आंतों एवं लिवर संबंधित जितनी बीमारियां हैं, इन सब में जो स्पेशलाइजेशन होता है उसको गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी बोलते हैं। तो ये इसमें जो है लिवर और जो आंतें हैं, मींस आहार नली और छोटी आंत और बड़ी आंत, ये सारी बीमारियां गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी का पार्ट रहती हैं। तो इनसे संबंधित कोई भी बीमारी जो डील करता है उसको गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी। सर, मैं लीवर की बात करूं तो सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि लीवर में किस प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं, जिसके लिए जो है आम जनता को जागरूक होना चाहिए। और अगर आम जनता को ये लग रहा है कि ये बीमारियां हमें हो रही हैं, तो उसको पता कैसे चलेगा, उसकी जांच कहाँ कराई जाए, कैसे इसका खर्चा होता है और कैसे इसका ट्रीटमेंट होता है। तो जो है लिवर शरीर का एक अहम हिस्सा होने के साथ साथ एक बहुत ही जो कहेंगे अ, मजबूत हिस्सा है। मींस इसमें ना, जब तक लिवर 80 से 90% डैमेज नहीं हो जाता, तब तक आपको पता भी नहीं चलता कि मुझे लिवर की बीमारी है। ठीक है, तो इसका जो है जांच करने का तरीका तो यही है बेस्ट, कि आप एक स्क्रीनिंग होता है, उसको बोलते हैं कि सिंपल टेस्ट रहता है एसजीपीटी का, लिवर का। उसको आप एक किसी भी लैब में हो जाता है, और उससे ये लिवर की, अगर लिवर में कुछ चल रहा होगा तो एसजीपीटी का लेवल बढ़ा आ जाता है। और दूसरा जो है सवाल, कि किस तरीके से इन लिवर की बीमारियों से बचा जा सकता है, या लिवर की बीमारियां कैसे होती हैं। तो आज की तारीख में जो सबसे बड़ा जिसको बोलेंगे दुश्मन है लिवर का, वो है अ, अपना जो लाइफ स्टाइल है, जो जो धीमे धीमे जो है हमारी दिनचर्या कुछ ऐसी होती जाती है कि डेस्क जॉब है लोगों के पास, लोग बैठ के काम करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी जो है जीरो होती जा रही है। और जो है खान पान में जो है बाहर का प्रोसेस्ड फूड खाना, पैकेज्ड फूड खाना, तो ये सारी जो खान पान में जो बदलाव आया है, और रहने सहने के तरीके में, पहले आदमी फिजिकल एक्टिविटी करता था, अभी जो है फिजिकल एक्टिविटी जीरो की तरफ जा रही है, कोई एक्टिविटी नहीं है शरीर में। तो उसके साथ साथ मोटापा बढ़ा है, और मोटापे के साथ साथ शुगर, और शुगर के साथ साथ ये लिवर की बीमारियां उसी के साथ बढ़ी हैं। तो ठीक है, डॉक्टर साहब, क्या ये तो कहा जा सकता है कि जो हाँ शुगर हाँ। होती है वो लीवर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। लिवर शुगर को जो है आजकल कुछ जगह पे ऐसे भी बोलते हैं कि शुगर इज मोर टॉक्सिक देन अल्कोहल एंड टोबैको, क्योंकि अल्कोहल और टोबैको समाज में उतने प्रचलित नहीं है। अगर आप शुगर या शक्कर की बात करो तो हर घर में, मतलब आप सुबह से शाम तक कई जगह शक्कर का प्रयोग करता है इंसान। मतलब डॉक्टर साहब, ये कहा जा सकता है कि अगर आप तंबाकू का या शराब का नशा कर रहे हैं, उससे खतरनाक है शक्कर या मीठा। हाँ, ये तो है। जी जी जी। आ, एक बढ़ती उम्र के, और प्लस क्या है, आदमी को ये एहसास नहीं होता कि वो इस नशे में किस हद तक है। आप सुबह से शाम तक 4 चाय या 6 चाय पी लेते हैं, एक चाय में जो है 200 से 300 कैलोरीज होती हैं, शक्कर वाली जो चाय रहती है ना। तो आप लगभग 1000 कैलोरी, 1200 कैलोरी चाय के माध्यम से ही ले जाते हैं। फिर आप ये उम्मीद करते हैं कि मेरा वजन कम नहीं हो रहा है। तो ये सारी दिक्कतें तो रहती हैं। सर, मेरा एक और जी सवाल है। बात कैलोरी की करें तो कैलोरी कितनी फायदेमंद है और कितनी नुकसान है देह है नॉर्मल इंसान के लिए, क्योंकि हमने ये देखा है कि कुछ लोग जो जिम करते हैं वो कैलोरी बढ़ाने के लिए, कैलोरी गेन करने के लिए भी कई सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, और प्रोटीन पाउडर यूज़ करते हैं, क्रिएटिन यूज़ करते हैं। तो जो कैलोरी की बात है वो तो जाहिर सी बात है कि सही होना चाहिए। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि जो हेलो। कैलोरी की बात हुई थी, हाँ हमने हाँ। ये देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं हम्म। वो जिम जब जाते हैं तो कैलोरी बढ़ाने के लिए, कैलोरी को वापस रिकवर करने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स का यूज़ करते हैं। तो कैलोरी का कितना ज़्यादा फायदा हमारे शरीर के लिए है और क्या नुकसान है। कैलोरी का जो है रिक्वायरमेंट होती है, आज अपने पूर्वजों को कैलोरी का रिक्वायरमेंट अधिक होता था, क्योंकि उस समय का जो है आदमी एक्टिव रहता था, वो खेतों में काम करता था, या
कहीं भी जाता था तो पैदल जाता था, तो उसको कैलोरी का जरूरत था। या आज की तारीख में बात करें तो एथलेटिक्स है, जहाँ पे आदमी को कैलोरी की जरूरत होती है, या लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग है, रनर्स को कैलोरीज की जरूरत होती है। एक औसत आदमी जो दिन भर में मीन्स एक 1000 कैलोरी भी जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, 1500 कैलोरीज जिसकी रिक्वायरमेंट है, 1500 से 2000 कैलोरी आज की तारीख में किसी व्यक्ति की नॉर्मल रिक्वायरमेंट रहती है। और अगर वो बंदा 3000 कैलोरी लेगा तो वो जो एक्सेस कैलोरी है वो अल्टीमेटली फैट में कन्वर्ट होके बॉडी में स्टोर होती है। तो वो तो नुकसान करता है। फिर वो इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बढ़ाता है, जैसे शुगर का रिस्क बढ़ता है, वो मोटापा भी बढ़ाता है, और कई सारी बीमारियां अपने साथ लेके आता है। तो कैलोरी की जरूरत तो है, बढ़ती हुई उम्र के बच्चों में जो खेलते बहुत हैं उनको कैलोरीज की जरूरत है। बट एक वयस्क पुरुष जिसको कैलोरीज लेगा तो उसको इस चीज का नुकसान होता है। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसा आपने कहा कि पेट में जो है कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, लीवर में बीमारियां हो जाती हैं, और अलग अलग ब्रांचेस हैं इनकी, जिस प्रकार से आपके लीवर में होती हैं, छोटी आंत में हो जाती है, बड़ी आंत में हो जाती है। तो हमने कई बार ये देखा है कि लीवर में कई बार स्टोन भी हो जाते हैं, जिसको पथरी कहते हैं लोग। लीवर में पथरी जी हो जी। जाती है, पेट में पथरी हो जाती है, छोटी आंत में कई बार पानी भर जाता है, जिसका लंबा चौड़ा इलाज चलता है, लोग घबरा जाते हैं। तो ये किस प्रकार की बीमारियां होती हैं और इनसे कैसे इनकी जांच की जाए, इनका पता कैसे चले और इनसे कैसे बचा जा सकता है? जी हाँ, जो है पथरी जो है लिवर में नहीं होती, पथरी होती है पित्त की थैली में जो लिवर के नीचे रहती है ना। तो जो पित्त की थैली की जो पथरी है, आ, उसका अगेन उसका एक बहुत बड़ा कारण है, इसको मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं फैट फीमेल फर्टाइल और 40। जो मिडिल एज फीमेल्स रहती हैं, जो 40 से 50 की उम्र की जो औरतें रहती हैं, खासकर जिनमें एक्टिविटी कम होती है, वेट जिनका गेन होता है, वो इस चीज को बहुत मींस प्रीडिस्पोज्ड रहती हैं कि उनमें पथरी ज्यादा बनती है। उम्र का जो ग्रुप है उसमें जो है पथरी तो ज्यादा बनती ही है, प्लस जो है दूसरा सवाल जो आपका पेट में पानी के लिए था, वो आंत में नहीं, एक्चुअली जो है पेरिटोनियम जो पेट को कवर करता है जो लेयर, उसमें पानी भरता है। तो वो उसके बढ़ने के कई कारण होते हैं, उनमें से जो एक महत्वपूर्ण कारण है वो लिवर सिरोसिस है, जिसमें लिवर काम करना बंद कर देता है हमारा। तो जब लिवर काम करना बंद कर देता है तो वो प्रोटीन बनाता है लिवर, तो प्रोटीन की कमी आ जाती है और पेट की नसों का प्रेशर बढ़ जाता है, तो पानी लीक होके पेट में भरता है। ठीक है, तो उसके लिए जो है सिरोसिस का प्रॉपर इलाज, और जो है उस पेट के पानी का ट्रीटमेंट जिसमें हम पैरासेंटेसिस बोलते हैं, जिसमें हम पानी को निकालते भी हैं और जो है दवाओं से भी उसको कंट्रोल करते हैं, जिससे वो पेशाब के रास्ते निकल जाता है। लोगों को खट्टी डकारें आने लगती हैं, गैस निकलने लगती है, और कई बार गैस जाम भी हो जाती है। तो ये क्या मसला है, थोड़ा सा उसके ऊपर प्रकाश डालेंगे? जो गैस जाम होना है वो सीरियस चीज है ना। गैस तो जो है एक बहुत कॉमन बीमारी है, वजन बढ़ने के साथ साथ लोगों को ये सारी दिक्कतें होना शुरू हो जाती हैं कि पेट में गैस बन रही है, या शुगर की वजह से कई बार लोगों को जो है आंतों की चाल स्लो हो जाती है, जब जब जिससे क्या है, आपको ऐसा लगता है कि मेरे पेट में गैस बन रही है। और जिसको बोलते हैं कि आंतों में रुकावट आ जाना, गैस निकल ही नहीं रही है ना, वो एक सीरियस चीज हो जाती है। जब गैस और जिसको बोलेंगे कि फ्लेटस और फीसिस, इसको मल मल और गैस दोनों का निकलना एकदम से बंद हो जाए, ऐसी सिचुएशन में पेट बहुत फूल जाता है और मरीज को काफी उल्टियां हो सकती हैं, पेट में काफी दर्द रह सकता है। ये एक मेडिकल इमरजेंसी होती है जिसके लिए तुरंत हॉस्पिटल विजिट रिक्वायर्ड रहता है। ये ऐसी कंडीशन है जिसको अगर टाइमली मैनेज किया जाए तो मरीज की आंत को बचाया जा सकता है, किंतु अगर आप लेट करेंगे तो आंत के काटने का खतरा बढ़ जाता है। अगर 72 घंटे या उससे ज्यादा तक आंत में रुकावट रही तो आंत का जो है उस आंत की जो है मृत्यु होने लगती है, तो उसको काट के निकालना पड़ता है। तो इसमें ना मतलब ये टाइमली कहा जा इंटरवेंशन सकता बहुत है कि मैटर। अगर गैस बन गई है और पेट फूल गया है तो आपको लापरवाही नहीं करनी है, जो भी जी नियरेस्ट जी। आपके डॉक्टर होंगे, जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट होंगे, आपको उनको दिखाना पड़ेगा, और दिखा के आप दिखाना है। जल्दी से जल्दी उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। जी जी जी। डॉक्टर साहब, एक और सवाल है हमारा कि चलिए गैस बन रही है, ये सारी बीमारियों के ऊपर तो हमने चर्चा कर ली। बीमारियों के क्या कुछ नाम हो सकते हैं? क्योंकि देखिए, लोग तो ज़्यादा जानते नहीं है, बस लोग कहते हैं भाई हमारे पेट में गैस बन रही है, हमारे पेट में ये हो रहा है, हमें ऐसा हो रहा है, हमें वैसा हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है।
लेकिन ये पानी भर गया है या लीवर की कोई बीमारी हुई तो उनके नाम क्या होते हैं, और इनके बारे में आदमी को जानकारी जल्दी से जल्दी कैसे पता चल पाएगी कि क्या कुछ लक्षण होते हैं उनके? तो जो जो महत्वपूर्ण बीमारियां जो इनको हम देखते हैं, उनमें से लिवर से संबंधित जो बीमारी है उसमें से सिरोसिस है, जिसमें लिवर सिकुड़ जाता है और हार्ड हो जाता है। तो जिसकी वजह से पेट में पानी आना, खून की उल्टी होना, बेहोशी आना, किडनी पे असर आना, ये इसके लक्षण होते हैं। पेशाब कम हो जाएगा, पेट में पानी भर जाएगा, व्यक्ति को बेहोशी आ सकती है या उसको खून की उल्टी हो सकती है, जो काला मल जाने लगता है, काली जो जिसको बोलते हैं, मल का कलर एकदम बाल जैसा काला हो जाता है, दिन में कई बार जाएगा काला काला। व्यक्ति को ये समझ में नहीं आता कि ये चल क्या रहा है, उसको लगता है जस्ट दस्त हुए हैं, किंतु वो दस्त नहीं होते। जब वो पेट में जब जब खून जाता है तो ना दस्त की तरह ही वो व्यक्ति आता है, लेकिन वो कलर एकदम काला होता है बाल की तरह। और साथ में उसको वो दिक्कतें होने लगती है, जब किसी किसी को खून बह जाता है तो फिर उसको ना चकाना, कमजोरी लगना, सांस फूलना, ये सारी दिक्कतें भी शुरू हो जाती हैं। और फिर इसके बाद जो है लिवर की एक सिरोसिस होता है। फिर पित्त की थैली में जो है पथरी होती है, जिसकी वजह से पीलिया हो जाता है व्यक्ति को, है ना। तो उसके केस में ईआरसीपी करके हम उसको जो है पित्त की थैली का जो पथरी है वो सर्जरी से निकाली जा सकती है। किंतु अगर वहां से स्लिप हो जाती है वो, तो उसके लिए ईआरसीपी एक विधि होती है जिसके द्वारा नली में से पथरी निकालते हैं। और उसी वहीं पे जो है एक पेनक्रियास, जिसको आमाशय हिंदी में बोलते हैं, पेनक्रियास एक वो रहता है, ऑर्गन रहता है। तो पेनक्रियास का काम क्या है, खाने को पचाने के जितने भी जूस होते हैं वो सारे जो है पेनक्रियास में बनते हैं। तो जब पेनक्रियास में दिक्कत होती है या पेनक्रियास में सूजन आती है तो दर्द बहुत होता है। और एक कंडीशन होती है क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस, जिसमें पेनक्रियास मरने लगती है। तो जब पेनक्रियास पे असर आता है तो व्यक्ति को खाने के संबंधित दिक्कतें शुरू हो जाती है, वो खाना पचा नहीं सकता सर और मैं उसका वजन कम माफ़ी चाह होने रहा हूँ, आपको लगता है। बीच में रोक रहा हूँ। आपने अभी एक शब्द यूज़ किया क्रोनिक पेनक्रियासिक, जिसमें हम्म पेनक्रियास जो है मरने लगता है। तो ये मरने का रीजन या मरने का कारण क्या हो सकता है, डैमेज होने का कारण क्या हो सकता है? जी, दो तीन महत्वपूर्ण कारण, उनमें से एक अल्कोहल, स्मोकिंग और ये जो है पथरी, पित्त की थैली की पथरी। और इनमें भी क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस की अगर बात करें तो अल्कोहल और स्मोकिंग दो महत्वपूर्ण कारण है। मतलब जो ठीक है। और सिगरेट अगर पीता है वो और साथ में जो शराब का सेवन करता है वो, उसके कारण ये जो हाँ, पेनक्रियास है वो डैमेज होने के 100% चांस होते हैं। बहुत चांस होते हैं। जी जी जी। और ये यही वजह जो है लिवर के भी खराब होने की बहुत बड़ी वजह अल्कोहल है। ठीक है। और जो है अगर आंतों की बात की जाए तो आंतों की जो कॉमन समस्याएं आती हैं वो इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन होता है, जिसमें आंतों में रुकावट आ जाती है, फिर व्यक्ति का पेट फूल जाता है और वो फिर उल्टियां करते हुए, मीन्स उल्टियां होती है, उसको गैस पास होना उसका बंद हो जाता है, पेट फूलता है, ये सारी दिक्कतें उसे शुरू हो जाती हैं। और अगर बहुत कॉमन बीमारियों की बात की जाए तो लिवर में वायरल हेपेटाइटिस जिसको बोलते हैं, पीलिया, ये ना बाहर गंदा पानी पीने से ये सारी दिक्कतें होती हैं। और जिसको लगभग 1 महीने में वो पीलिया सेटल हो जाता है, किंतु कुछ परसेंट केसेस में ये खतरनाक हो सकता है। तो पानी का विशेष ध्यान रखें कि साफ सुथरा पानी पिए। और पानी से ही आपको एक और बीमारी जिसको टाइफाइड फीवर या फिर एंटेरिक फीवर बोलते हैं, जो बहुत कॉमन है अपने यहाँ पे, तो वो भी पानी से संबंधित है। अगर आप गंदा पानी पीते हैं तो आपको टाइफाइड होने का भी बहुत चांसेस है। सर एक और सवाल है हमारा। इसलिए जी। हम्म जो आपने टाइफाइड की बात बताई और हेपेटाइटिस बी की बात बताई, चलिए पानी से तो हम्म ये हो रहा है, समझ में आ रहा है। लेकिन कई लोगों को कई बार ये पीलिया जो है समझ में नहीं आता है और वो उसको बहुत अवॉइड कर देते, तो उनके लिए आप क्या कुछ गाइडलाइन जो है बताना चाहेंगे? क्या कुछ उन्हें फॉलोअप लेना चाहिए? कैसे पता चले कि हमें पीलिया हो गया है? ये पीलिया जो है अवॉइड करने वाली चीज तो नहीं है, है ना। पीलिया को अवॉइड करना, पीलिया की कई वजह हो सकती है। जो यंग बच्चे हैं या फिर यंग एडल्ट्स हैं, उनमें जो है पीलिया होता है वायरल हेपेटाइटिस से, जो लगभग 10 दिन की बीमारी होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 10 दिन में ठीक हो जाता है, किंतु 5 से 10% पेशेंट्स में ये लिवर फेलियर की तरफ भी जा सकता है। इसमें अगर लिवर फेल होता है तो फिर उस केस में एक
आईसीयू, वेल एस्टेब्लिश्ड आईसीयू वाला सेटअप चाहिए, जैसे ग्वालियर में गिने चुने ऐसे सेटअप्स हैं। प्लस क्या है, लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ जाती है ऐसे पेशेंट्स को कई बार। और इसके अलावा जो है पीलिया की और जो गंभीर वजह हैं उनमें क्रोनिक हेपेटाइटिस, जिसको हेपेटाइटिस बी बोलते हैं, जो लिवर को खत्म करती है और लिवर सिरोसिस करवाता है ना, वो हो गया। ये पीलिया हो सकता है जो लिवर फेल करके पीलिया करवा सकता है। और फिर इन इसके अलावा जो कई लिवर के कैंसर होते हैं या पित्त की थैली के जो कैंसर होते हैं वो भी पीलिया के साथ ही प्रस्तुत करते हैं। तो पीलिया को कभी अवॉइड नहीं करना चाहिए। अगर आपको जरा सा भी ऐसा लग रहा है कि पीली पेशाब जा रही है, पीला मोशन हो रहा है या आंखों में पीलापन है, तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी है ऐसे सब उसमें। सर एक सवाल और है हमारा। चलिए पीलिया की जी। बात हो गई, अब हमें ये जानना है कि ये सारी बीमारियों के लिए प्रारंभिक रूप से जांच कैसे करवाई जाए और जांच में खर्चा कितना आता है? ये जो है, अगर प्रारंभिक रूप में अगर हेल्थ चेकअप की अगर बात करें कि हमारा पेट कैसा है और हमारा लिवर कैसा है, तो ये बहुत सस्ते जांचें हैं। एक अल्ट्रासाउंड आपको चाहिए जो आपको ये बताएगा कि आपका लिवर कैसा है, आपकी पित्त की थैली कैसी है और आपकी जो है मीन्स आंतें कैसी हैं। ठीक है, कोई पेट में पानी तो नहीं है। और अगर लिवर की बात की जाए तो जो ब्लड टेस्ट होते हैं उसमें एक लिवर फंक्शन टेस्ट, जिसमें एसजीपीटी और एसजीओटी, जो दो टेस्ट होते हैं, सस्ते टेस्ट हैं। और इनसे ना ये पता लगाया जा सकता है कि लिवर में कोई सूजन तो नहीं है, बिना पीलिया के भी ये पता चल जाता है। और इससे ऊपर अगर बात करें तो एक फाइब्रोस्कैन टेस्ट होता है जो आपको ये बताता है कि आपका लिवर की कंडीशन क्या है। फाइब्रोस्कैन ग्वालियर में जो है मुझे लगता है एक दो जगह पे ही है। अपोलो में यह सुविधा अवेलेबल है और बाकी जगह का मुझे वो जानकारी नहीं है। किंतु फाइब्रोस्कैन आपको ये बताता है कि आपका लिवर कितना हार्ड हो रहा है। जो अगर आपका लिवर नॉर्मल है तो ठीक है, बट अगर आपके लिवर में हार्डनेस आ रही है तो फिर उसके लिए अर्ली स्टेज पे हम दवाई चालू कर सकते हैं, क्योंकि सर ये जो जैसा मैंने आपको फाइब्रोस्कैन की बताया। आपने टेस्ट की बात बताई, ये जैसा सोनोग्राफी होता है, अल्ट्रासाउंड होता है, वैसा ही होता है या किसी अलग प्रकार का हाँ, ये जो टेस्ट है ये है? नहीं, ये बहुत सेफ टेस्ट है, एकदम अल्ट्रासाउंड की तरह है और अल्ट्रासाउंड से भी जल्दी हो जाता है। लगभग 3 से 4 मिनट में आपका फाइब्रोस्कैन हो जाता है, कोई दर्द नहीं होता है इसमें। और जो है लिवर की जो है, आपका लिवर कैसा है उसका जानकारी इससे तुरंत मिल जाती है। अगर हम खर्चे की बात करें तो सर कितना कुछ खर्चा इस टेस्ट में आता होगा? जो है फाइब्रोस्कैन का जो है जो मैं जो आपको जो टेस्ट बताता हूँ, एसजीपीटी जो है मेरे ख्याल से 150-200 रुपए का होता होगा। अल्ट्रासाउंड 1000 रुपए के आसपास का होता है और फाइब्रोस्कैन 3500 के आसपास का होता है। किंतु जैसा मैंने आपको बताया कि जो लिवर की बीमारियों का पता ही तब चलता है जब लिवर 80 से 90% चला जाता है। और उसके बाद ना बहुत कुछ इलाज में जो है, इलाज करके आप कंट्रोल कर सकते हो, बट उस समय पे आप उसको ठीक नहीं कर सकते हो। किंतु यदि आप उस समय, अगर आपको बीमारी का पता चले जब लिवर कुछ आपको सिम्टम नहीं दे रहा है, कोई लक्षण नहीं है, किंतु बीमारी चालू हो चुकी है, तो काफी ऐसे वो तरीके हैं जिनसे कि बीमारी आगे के लिए अवॉइड की जा सकती है, जिससे बचा से जा सकता है लिवर की बीमारियों से, है ना। सर उन तरीकों के बारे में भी थोड़ा सा विस्तार से जानकारी देना चाहेंगे? हम्म तो अब जैसे आ, किसी को आप अल्कोहल छोड़ने के लिए बोलो, है ना, कि भाई कि अल्कोहल नहीं लेना है, आपकी लिवर के लिए ठीक नहीं है और आपकी सोशल भी ठीक नहीं है, ये आपको जो है लिवर, पेनक्रियाज, ये सारे अ, शरीर के अंगों पे असर डालता है। फिर उसके बाद आप उसको बोलो कि भाई देखो, अगर आप अभी छोड़ दोगे इसको तो ये चीजें रिवर्सिबल है ना, तो वो आपकी बात सुनेगा, क्योंकि उसे पता है कि बीमारी की शुरुआत हो चुकी है ना। तो ये चीजें क्या है, उस तरीके से भी मदद करती हैं। बीमारी की स्थिति बताने के साथ साथ मरीज की काउंसलिंग में भी बहुत मदद करती है कि भाई कि हाँ, ये जो है आपकी अभी इस स्थिति पे हो, यदि आप ये सब चीजों से छोड़ दोगे तो सुधार की गुंजाइश काफी बढ़ जाती है। सर एक तो सवाल और है मेरा ये। आपसे। जी। आ, एक नॉर्मल इंसान को कितने दिन में ये जो आपने टेस्ट बताए हैं अल्ट्रासाउंड के और जो भी आपने टेस्ट बताए वो कितने दिन में करना चाहिए? क्योंकि देखिए पैसे तो हर किसी के पास रहते थे, मध्यम वर्ग के पास पे तो लगभग जी। होते जी। भी नहीं हैं, और उससे नीचे अगर गरीब परिवार की बात करें तो उन्हें तो पता ही नहीं चल पाता कि उन्हें बीमारी हुई या नहीं हुई है।
तो उनका जो टेस्ट है उनको कितने दिन में अपना ये टेस्ट करवा लेना चाहिए और कैसे उनको उनको जो है अपनी प्रिकॉशन रखनी चाहिए? अवेयरनेस तो चलिए समझ में आता है कि ठीक है आप अवेयर जी, जी। रहिए तो आपको बीमारी नहीं होगी, बट लेकिन फिर खर्चा भी तो मान होता लीजिए बीमारी हो जाती है तो है। उस कंडीशन पे इंसान क्या करे? उसके लिए टेस्ट के लिए क्या कितना टाइम ड्यूरेशन होता है? एक 6 महीने जी, का जी। होता है या 3 महीने का होता हुँ, है, एक या 2 साल का होता है? मैं बताता हूँ। ये ना अलग-अलग टेस्ट का अलग-अलग रहता है। जैसे अब अगर आप लिवर के लिए अगर बात करेंगे तो आपका अल्ट्रासाउंड एक हो रखा है तो और आपको कोई दिक्कत नहीं है तो अगले 1-2 साल तक अल्ट्रासाउंड करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसी तरीके से अगर आपने लिवर फंक्शन करवा लिए हैं साल में एक बार बहुत है। एसजीपीटी आपने एक बार देख लिया तो मोर देन इनफ है। और इसको अगर आपको कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, जैसे आपको मोटापा नहीं बढ़ रहा है, आपको थायराइड की कोई बीमारी नहीं है, आपको शुगर नहीं है, तो इसको 2-3 साल में भी रिपीट कर सकते हैं। और ये 30 साल तक इन टेस्ट का बहुत ज़्यादा वो नहीं रहता है औचित्य। 30 के बाद एक स्क्रीनिंग टेस्ट जिसको बोलते हैं कि एक बेसलाइन करके रखना चाहिए, तो उसमें लिवर फंक्शंस हो गए, एक सीबी हो गया, एक थायराइड प्रोफाइल हो गया, एक डायबिटीज के लिए टेस्ट हो गया और जो है तो ये सारे टेस्ट जो है 30 के बाद। और जो है अगर आंतों के लिए बात की जाए तो अपर एंडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी जो है 40 से 50 साल के बाद एक रिकमेंडेड है। एक स्क्रीनिंग कोलोनोस्कोपी अगर आप एक बार करवाते हो, बड़ी आंत की जांच जिसको बोलते हैं, तो वो 10 साल के लिए आप अगर आप 40 साल में या 50 साल में आपने करवाया तो अगले 10 साल तक आपको कोलन के लिए कोई दूसरी जांच करवाने की जरूरत नहीं रहती। और मतलब ये उसी कह सकते हैं कि 30 साल तक तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी आपको एक नहीं आध नहीं। बार टेस्ट करा के रख लेना चाहिए अपनी जानकारी के लिए। और जी 30 से 40 साल की उम्र में आते हैं तो आपको डेफिनेटली 3-4 साल में एक बार ये टेस्ट करवा के रख लेनी चाहिए। जी जी जी, रोज टेस्ट करवाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप स्वस्थ हैं तो 2-3 साल में टेस्ट करवा सकते हैं। सर हम वो खर्चे की बात सफिशिएंट। करें तो ये जो आपने बीमारियां बताई हैं उनमें खर्चा कितना कुछ लगता होगा, और सरकार की तरफ से प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए या सरकारी अस्पतालों के लिए क्या कुछ सुविधाएं और योजनाएं जो है इन बीमारियों के साथ में लागू हो रही हैं? जी तो खर्चा जो है अगर आप प्रारंभिक उसमें बात करें कि जो है अगर बीमारी हुई नहीं है और हमको स्क्रीनिंग करवाना है तो उसमें बहुत ज्यादा खर्चा नहीं है। किंतु अगर बीमारी हो चुकी है, सिरोसिस जैसे किसी को है ना, या फिर जो है किसी की जो है पेनक्रियाटाइटिस किसी को हो गया तो उसको ना एक फॉलो अप पे रहना पड़ता है। ऐसी बीमारियां ठीक नहीं होती हैं और इसके लिए फिर कुछ 2-3 मेडिसिन है जो रेगुलरली चलती हैं, किंतु ये लोग नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। और अगर आप रेगुलर फॉलो अप पे रहते हैं तो बहुत ज्यादा खर्चा इन चीजों में नहीं आता है। किंतु कई बार क्या है, आदमी फॉलो अप छोड़ देता है, उसके बाद फिर उसको एकदम से उसके कॉम्प्लिकेशन होते हैं किसी बीमारी के, फिर वो हॉस्पिटल में आके भर्ती होता है, तो वो चीजें क्या है फिर फाइनेंशियल बर्डन उस पर बढ़ जाता है। अ, अब अगर जो है फाइनेंशियल कॉस्ट की बात करें, कॉम्प्लिकेशन में ये कॉस्ट कहाँ से कहाँ तक जा सकता है ये तो मीन्स आप नहीं बोल सकते, बट फिर भी जो है कि अगर जो जैसे लिवर सिरोसिस का जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है वो लिवर ट्रांसप्लांट है, तो उसकी कॉस्ट जो है 15 से 20 लाख के आसपास है। और एक बार ट्रांसप्लांट होने के बाद भी उसकी लाइफ लॉन्ग कुछ इम्यून सप्रेसिव दवाइयाँ चलती हैं, तो उसका खर्चा भी होता है। तो थोड़ा महंगा ट्रीटमेंट है। बट अगर सिरोसिस की बात करें तो इसमें 3-4 गोलियां चलती हैं। अगर जिसको बोलते हैं कि ट्रांसप्लांट के लिए नहीं है हमारे पास ऑप्शन, तो इतना खर्चा हम नहीं वहन कर सकते, या फिर जो है फिर उसके लिए बहुत ज़्यादा इलाज नहीं है। एक पानी निकालने की गोली रहती है और ये ज़्यादातर बीमारियां आयुष्मान में भी कवर होती हैं, तो बहुत ज़्यादा खर्चा तो इनमें नहीं है। मतलब ये कहा जा सकता है डॉक्टर साहब कि आयुष्मान हो गया या टीपीओ हो गया, अगर आपके पास में ये सुविधाएं हैं तो आप थोड़ी हाँ। बहुत राहत मिल आपको मिल सकती है, लेकिन अगर आपको पूरी ही राहत चाहिए तो आपको सबसे पहले जागरूक रहना पड़ेगा, अवेयर रहना पड़ेगा, और उसके साथ साथ आपको प्रिकॉशंस पे ध्यान देना पड़ेगा। जी जी। जो है ये बहुत है जरूरी है। आज की तारीख में हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बीमारियां जिस हिसाब से बढ़ रही हैं और जो है जैसे जैसे स्वास्थ्य जो है सुविधाओं में जिस हिसाब से तरक्की हो रही है, तो उम्र औसत आयु भी बढ़ रही है इंसान की। तो जैसे जैसे औसत आयु बढ़ रही है तो उम्र से रिलेटेड जो बीमारियां वो भी बढ़ रही हैं। और उस हिसाब से जो है फिर आप इंसान को एक हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है।
अन्यथा जी, उसको बिल्कुल डॉक्टर एक्स्ट्रा साहब, जो आपने है बहुत फाइनेंशियल अच्छी इश्यूज जो है बढ़ सकते जानकारियाँ हमें जो है प्रदान करी हैं और समझाया। बहुत अच्छी तरीके से आपने उस पे प्रकाश डाला है और हम बिल्कुल आपसे कनेक्ट रहेंगे। हर बार की तरह हम हर हफ्ते जिस प्रकार से हमारा ये प्रोग्राम पब्लिक अवेयरनेस में चलता है, जनता की जागरूकता के लिए चलता है, हम फिर से आपके साथ कनेक्ट होंगे, एक नई बीमारी पे आपसे चर्चा करेंगे। और मैं अपनी टीम की तरफ से, स्वदेश 24 न्यूज़ की तरफ से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने हमारे साथ जॉइन किया, गेस्ट के रूप में आप आए और बहुत अच्छे तरीके से आपने इस पूरी ब्रीफिंग के साथ जो है बीमारियों के बारे में समझाया, खर्चे के बारे में समझाया, जानकारी बताई, उसके चेकअप के बारे में बताया। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए स्वदेश 24 न्यूज़।